हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर और वर्ष 2022 तक के यानी यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हुए हैं इसके पेपर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये पेपर जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राचीन भारत के इतिहास है। इसके अंदर जो है 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास है, इसके अंदर जो है 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और ये आधुनिक भारत के इतिहास है, इसके अंदर जो है टोटल 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। अगर मैं बात करूँ आधुनिक भारत के इतिहास की, तो अभी जो मैं शुरुआत किया हूँ वो आधुनिक भारत के इतिहास से मैं वीडियो बनाना शुरुआत किया हूँ। और आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 37 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 37 तक यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 तक, इसका वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है मैं उन बच्चों के डिमांड पे बना रहा हूँ जो बच्चे कहते हैं कि सर मैं इस बुक को तो पढ़ चुका हूँ लेकिन मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, तो आप हमारे लिए छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं आपके वीडियो से बार बार इस बुक को रिवीजन कर सकूँ। और ये उन बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे पहली बार इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप डायरेक्ट वीडियो से देख लीजिए और फिर इसके बाद किताब पढ़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी जो मैं आपके साथ शुरुआत करूँगा यानी डिस्कशन करूँगा वो है चैप्टर 38 से लेकर और चैप्टर 44 तक। चैप्टर 38 से लेकर और चैप्टर 44 तक यानी क्रिप्स मिशन 1942 तक, इतना चैप्टर जो है मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये चैप्टर 38 है और चैप्टर 38 का जो है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलीय गठन, ये 1937 का। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यह है पंजाब। पंजाब के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये अधिनियम है 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। तो ये है बंगाल। बंगाल में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है। तो कितनी प्रांत की संख्या है। तो ये है 5। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो वो है आपका बंगाल और पंजाब। ये दो जगह है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, यानी 3 और 4 हो जाएंगे, इसके बी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो देखिए ये है 1937 के निर्वाचन में कांग्रेस को बम्बई और असम दोनों प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो यहाँ पे है बम्बई और असम दोनों प्रांत में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो इसके हो जाएंगे ए और बी दोनों हो जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। वह प्रांत जहां 1937 में आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तो वो है बंगाल।
अगला जो क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं ऊपर वाले डिस्कशन ही आपको दिखाता हूं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, जुलाई 1937 के दौरान जो है 6 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठित किया था। तो ये प्रांत कौन कौन सा था? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो इसमें जो है ये 6 होंगे। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये 6 प्रांत थे। अगला जो क्वेश्चन है यहां भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये है पंजाब। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल को जो था वो 28 महीनों का था। ये कार्यकाल कितने महीने का था? 28 महीने का इसका कार्यकाल था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कांग्रेस का शासन जो है ये 28 महीने तक चला था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग जो है ये मुक्ति दिवस 1937 में मनाया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो यह है कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला जो क्वेश्चन है 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंप दिया गया था? तो यह है रफी अहमद किदवई को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये है पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट और मुस्लिम सफरिंग्स ऑर्डर्स कांग्रेस रूल्स। तो कह रहा है इसमें से इसको सही कलानुक्रम में चयन कीजिए। तो देखिए ये जो है ये 1 2 3 ही है, ये सही इसका क्रम है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जो है 1939 है, ये शुरुआत होता है। और इसका जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है एक बनता है, कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात के अंदर है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था फरवरी 1938 में और यहीं से सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे हरिपुरा में ही। ज्ञात है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो आप ये 2 चीज जो है ये याद कर लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हरिपुरा में वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फरवरी 1938 में, तो यहाँ पे वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और त्रिपुरी अधिवेशन में ये पट्टाभी सीतारमैया को हराकर निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जो है ये जबलपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? तो ये है 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो मैंने बताया है आपको पी सीतारमैया को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सिद्धारमैया को पराजित किया था? तो ये है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष हुए थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो यह प्रश्न था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से कुछ देसी रियासतें हैं और इनके जो है क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं फटाफट। 1927 के जो बटलर कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया है, इसीलिए ऐसे टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं, पूरे टॉपिक को आप पढ़ कर जाइएगा। तो 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो है 1927 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संघ के में राजवारों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? तो वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो देखिए ये तीन जो राज्य थे वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और J&K, जम्मू एंड कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, ये कब बना था? तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो ये है पंजाब। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी स्टैंड स्टील समझौता का पक्षधर था? तो ये है हैदराबाद। अगला जो यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो नीति थी क्या? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को हम सहयोग करेंगे। यहाँ पे कुछ असर्शन है और कुछ रीजन दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कह रहा है कि कौन सा सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की आशा किया था, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए दोनों जो है असत्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था, तो अभी आपने देखा है ऊपर में कांग्रेस ने क्या कहा था कि अगर आप मुझे पूर्ण स्वराज का अस्तित्व देंगे तभी मैं आपको सहयोग करूंगा, तो मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी। तो ये भी गलत हो गया और इसके हिसाब से ये भी गलत हो गया, तो ये हो जाएंगे बी। यहाँ पे कुछ असर्शन और कुछ रीजन दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था, तो ये जो है बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी सही है, तो ये दोनों सही हैं। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि देखिए उपयुक्त कथनों ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ये ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। अगला जो क्वेश्चन से कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 1945 में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था।
जो कि 1945 में समाप्त हुआ था। तो 1939 से 1945 आप इसको ध्यान में रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था ये विंस्टन चर्चिल था। अब यहाँ से हम लोग पाकिस्तान की मांग पे कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्र ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो मुसलमानों के लिए जो है पृथक राष्ट्र का जो विचार था ये सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जीना ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जीना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। नेहरू एक राष्ट्र भक्त हैं जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ हैं, व्यक्त किया था। किसने किया था ये? तो ये किया था सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जीना के विषय में सही नहीं है? तो देखिए मोहम्मद अली जीना के विषय में वे सदैव डायरी रखते थे, ये बात जो है ये गलत है। आइए हम लोग देख लेते हैं उनके बारे में। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो ये बिल्कुल सही है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता किया था, तो मोहम्मद अली जीना ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था 1930 के मुस्लिम लीग के इस्लामाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्ष भाषण में। अगला जो क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था? तो नाउ और नेवर जो पॉम्पलेट है ये रहमत अली ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो ये 1940 में पारित किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था तो मार्च 1940 में पारित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था खलीकुज्जमा ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा है ये सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव को तैयार किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर के अंदर हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लाहौर के अंदर। वह कौन थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? वह कौन तिथि थी? वह कौन तिथि था जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो वो है 23 मार्च 1943। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद अली जीना ने। यहाँ से कुछ हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो ये चुने गए थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये विनोबा भावे ने आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है ये महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ से हम लोग कुछ क्रिप्स मिशन है इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो ये 1942 में आया था। देखिए यहाँ पे मार्च 1942 आप इसको याद कीजिएगा। मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन जो है वो
आया था। आइए थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप जो है स्टैंडफोर्ड क्रिप्स, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा जो सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित था। तो देखिए इसमें जो है ये कि भारत एक डोमेनियन स्थिति दी जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। सब प्रांतों और राज्यों को मिलकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इसमें सही उत्तर चुनिए, तो चारों सही हैं, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमेनियन पद प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो ये है नई कार्य परिषद की नियुक्ति, जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व करना। सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक थे, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपन एक क्रैशिंग बैंक था। तो ये है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव का प्रावधान सम्मिलित था। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव का जो प्रावधान सम्मिलित है वो है, देखिए यहाँ पे कह रहा है सही को हमको चुनना है, तो संविधान निर्मात्री इकाई निकाय की रचना के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएंगे इसके बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल में ही क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो देखिए राजनीतिक फिरौती कहा था लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो जो है ये राजनीतिक फिरौती कहा था गांधी जी के आंदोलन को। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन जो है यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।